भाई नमस्ते भाई, संकित, अभय, समीर, नमस्कार भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करें भाई। आज की क्लास स्टार्ट करें क्या? चलो भाई, तो देखो सबसे पहले हम लाइनर इक्वेशन पढ़ी थी। रैखिक समीकरण को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मनीषा यादव, चंचल, दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं भाई। सर कैसे सोल्व करें? एक तो तरीका क्रेमर नियम था, दूसरा तरीका था रैखिक अवकल समीकरण को हल करना। हैप्पी, सचिन, चंचल, गुड मॉर्निंग भाई, है ना। तो देखो दो तरीका था, रैखिक अवकल समीकरण को दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं या फिर हल कर सकते हैं भाई। बिल्कुल इतना हमने पढ़ लिया था सर। एक तो क्रेमर नियम है और एक सर आव्यूह सिद्धांत यानी मैट्रिक्स मेथड है। लेकिन इसके अंदर दो चीज आपको और सीखनी है कि संगत कोई भी रैखिक समीकरण है वो संगत कब होगा, असंगत कब होगा भाई। तो ये भी हमें सीखना है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। देखो तो संगत और असंगत के लिए देखो, मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है a1x, ये आपको कॉपी में नोट भी करना है, b1y इज इक्वल टू c। या अगर हम x y z ले तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू हो जाएगा d1। एक दूसरी समीकरण हम मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z और इज इक्वल टू d1, ये आ जाएगा। यहाँ d1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा d2। एक हो जाएगा a3x फिर प्लस b3y और प्लस c3z इज इक्वल टू d3। भाई इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यदि तीन समीकरण है, ये हमारे पास तीन समीकरण है, ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, ये तीसरी समीकरण है। यदि हमारे पास तीन समीकरण है और हमें कहा गया, राहुल गुड मॉर्निंग भाई, हमें ये कहा गया है कि सर ये बता दो कि ये तीन समीकरण संगत हैं या फिर असंगत है। तो 10th क्लास में भी आपने संगत और असंगत के बारे में पढ़ा होगा कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल है, इसके अनंत हल है, इसके एक भी मान नहीं निकाल सकते, ऐसा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। तो यहाँ पे भी मैं एक बार बता देता हूँ कि संगत व असंगत के लिए तीन कंडीशन आएंगी भाई। पहली कंडीशन देखो दो तरीके से, एक तो मैं a1 अपॉन में a2 फिर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक तो ये तरीका। मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई समीकरण आ जाए और आपसे ये कहा जाए कि जांच करके बताओ कि ये समीकरण संगत है या फिर असंगत है, ठीक है, तो उसके लिए देखो पहली कंडीशन ये होगी कि डेल्टा, अगर डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0, मैंने क्या लिख दिया है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डेल्टा का मान 0 नहीं है, डेल्टा का मान 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा निकाय आएगा वो संगत आएगा। कैसा आएगा? संगत आएगा। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डेल्टा, जो पहली सारणिक बनाते हैं ना, डेल्टा पहली सारणिक बनाते हैं जो डेल्टा, उसका मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए भाई। और 0 के बराबर नहीं आएगा तो संगत समीकरण होंगी। जो समीकरण आपको दी जाएंगी वो संगत समीकरण होंगी भाई। और संगत समीकरण होंगी और जो उसका हल होगा वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय यानी दूसरा नहीं। ए का मतलब हिंदी में पढ़ा है नहीं, यानी अद्वितीय, यानी द्वितीय का मतलब दूसरा और ए का मतलब नहीं, यानी दूसरा नहीं, केवल और केवल एक हल विद्यमान होगा भाई। ठीक है, तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0,
इसके अलावा हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, या इनमें से किसी की वैल्यू 0 हो भी सकती है भाई। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, यदि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो दिया गया समीकरण संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा, और उसका केवल और केवल एक मान आएगा, अद्वितीय हल होगा भाई। दूसरी कंडीशन देखो, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? 0, इसके अलावा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, अगर सभी का मान 0 आता है, देखो डेल्टा का मान भी 0, डेल्टा 1 का मान भी 0, डेल्टा 2 का मान भी 0, डेल्टा 3 का मान भी 0, तो निकाय संगत या असंगत कोई भी हो सकता है भाई। संगत भी हो सकता है या फिर असंगत भी हो सकता है, ये हमारे कोई काम का भी नहीं है भाई। निकाय संगत भी हो सकता है, निकाय असंगत भी हो सकता है, लेकिन विशेष कंडीशन ये रहेगी, अगर निकाय संगत है, कैसा है? संगत, तो जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे भाई, अनंत हल होंगे। यानी कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। ये हमारे कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ ये तो सिर्फ बेसिक है समझाने के लिए। गुड मॉर्निंग भाई, है ना। देखो डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा का मान यदि 0 आ जाता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, अगर सभी का मान 0 आता है, सभी का मान क्या आता है? 0, तो जो निकाय है वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है भाई। संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। अगर निकाय संगत है, अगर निकाय कैसा आ गया? संगत, तो उसके अनंत हल होंगे। यानी जैसे x का हम एक ही मान निकालते हैं ना भाई, जैसे x का आपने एक ही मान निकाला, तो एक ही मान निकाला तो उसको अद्वितीय हल बोलते हैं। x के 2 मान आ गए, x के 3 मान आ गए, इसी तरह यहाँ x के अनंत हल आएंगे। अनंत का मतलब बहुत सारे हल आने वाले हैं भाई, और जब अनंत हल आएंगे तो भाई हम निकालेंगे कैसे? तो ये हमारे को, ठीक है, ये हमारे कोई भी काम का नहीं है। नेक्स्ट देखो एक और, फिर थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड में ये कह रहा है कि अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तथा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक सारणिक का मान, कोई एक सारणिक का मान शून्य हो तो, शून्य का मतलब 0, शून्य हो तो, 0 हो तो रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण सारणिक का मान 0 0 हो तो रैखिक समीकरण असंगत होगी। क्या होगी? असंगत होगी भाई। कैसे होगी भाई? असंगत होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो हमारे सिर्फ 2 ही काम का है, आपको एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन है हमारे बुक के अंदर। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो निकाय है वो संगत होगा और जिसका केवल और केवल एक मान होगा भाई। अगर हम तीसरे की बात करें, अगर डेल्टा का मान 0 के बराबर आ जाए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक सारणिक का मान 0, यानी इन तीनों में से कम एक का मान तो 0 होना कंपलसरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इनमें से तीनों का मान 0 हो जाए
तब तो वो हो जाएगा संगत असंगत में। इन तीनों में से कम एक का मान तो 0 आना जरूरी है। डेल्टा का मान तो 0 मिलेगा ही, इसके अलावा इन तीनों में से कम एक का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो रेखिक समीकरण असंगत होगा भाई, या रेखिक समीकरण असंगत होगी, या हम ये बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमें सिर्फ डेल्टा का मान निकाल के ही पता करना है कि संगत है या फिर असंगत है। देखो मैम मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये संगत और असंगत है क्या। ठीक है, देखो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था ये तो, क्रेमर नियम से समीकरण को हल कीजिए। 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से कह रहा है क्रेमर नियम से, तो क्रेमर नियम से तो आप कर ही लोगे। ये विविध है, अच्छा देखता है भाई कौन सा क्वेश्चन कराना है आज हमें। 11 आव्यूह सिद्धांत तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अच्छा देखो 7वां क्वेश्चन हो गया था कि क्रेमर नियम से निम्नलिखित निकायों का हल कीजिए। ठीक है, कल हमने क्रेमर नियम। अब 8वां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समीकरण दिया गया है। देखो क्या समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई प्लस 2z, 3x प्लस वाई प्लस 2z और इज इक्वल टू दिया गया है 3, इज इक्वल टू दे रखा है 3। फिर है 2x प्लस वाई प्लस 3z, 2x प्लस वाई प्लस 3z और इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 5। उसके बाद एक समीकरण और होगी। देखो इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक दे रखी है भाई, जो 8वें का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं एक और दे रखी है, x माइनस 2y माइनस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड और इज इक्वल टू क्या है 1। अगर आपके पास x y z 3 वेरिएबल हैं, 3 चर राशि हैं, महेश यादव क्यों 8 क्यों भाई, मतलब 8वां क्वेश्चन देखो, ये 8वां क्वेश्चन है और इसमें देखो हमसे ये पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए, हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निकाय असंगत है। देखो सिद्ध करवा रहा है हमसे, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो निकाय है वो असंगत है। कैसा है, असंगत है। और असंगत के लिए मैंने अभी कंडीशन बताई भाई, असंगत है इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है कि सर डेल्टा का मान आना चाहिए 0। पहली कंडीशन डेल्टा का मान क्या आना चाहिए 0। दूसरी कंडीशन डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक, कम से कम एक का मान शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब आपको ये सिद्ध करके बताना है। क्या सिद्ध करना है कि जो डेल्टा है ना, तो डेल्टा हम निकालते हैं उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए और इसके साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक का मान शून्य होना चाहिए, यानी कम से कम एक का मान तो 0 आना ही चाहिए भाई। ठीक है, अभी चेक कर देते हैं सर संगत, और ये तो सिद्ध करके दिखाना है, मतलब ये कंडीशन तो लागू होनी चाहिए भाई जब हमें सिद्ध ही करना है। तो चलो सबसे पहले डेल्टा, तो डेल्टा यानी एक सारणिक बनाओगे और डेल्टा का मान कैसे निकालते हैं सर, डेल्टा का मान x y z के जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनको लिखकर हम एक सारणिक बनाते हैं भाई। तो लिखो यहाँ पे हो गया 3, 1 फिर 2, फिर आ जाएगा 2, फिर 1, फिर 3, 1,
-2 और फिर -6 यानी -1। याद रखना, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना भाई। हमें इस सारणी का मान निकालना है और इस सारणी का मान, पहली कंडीशन तो ये है कि इसका मान 0 आना चाहिए भाई। चलो 0 कैसे आएगा, देखो सबसे पहले 3, फिर एक छोटी सारणी बनाओगे तो 1 3 -2 -1, ठीक है। उसके बाद -1, फिर एक सारणी, देखो -1, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 2 3 1 -1, 2 3 1, फिर -1, फिर प्लस, फिर आ जाएगा 2, ये लो भाई ये हो गया 2। तो फिर देखो क्या आएगा, इसको और इसको हटाओगे तो 2 1 1 -2, 2 1 1 -2 भाई, ठीक है। इसका मान निकालने पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। संगत, अगर असंगत सिद्ध करना है तो पहली कंडीशन यही है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए भाई। चलो तो यहाँ पे आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 -6, लेकिन यहाँ आ जाएगा +6, फिर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2, फिर -3, फिर +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -4 -1। देखो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे तो सर यहाँ पर तो आ गया 15, -5 माइनस से गुणा करोगे, देखो ये -5 आया और माइनस पहले से है भाई, तो ये प्लस का 5 हो गया। यहाँ कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक की है भाई। -5, इसका गुणा जब 2 से करोगे तो -10। एक बार चेक करो, पहली कंडीशन तो ये है कि भाई इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो एक बार चिन्ह देख लेते हैं। देखो यहाँ 3 3 1 2, ये हो गया 3 1 2, फिर दूसरा आ गया 2 1 3 2 1 3, और तीसरा आ गया 1 -2 1 1 -2 1 -1 भाई, ठीक है। यहाँ हमने 3 लिखा तो 1 3 -2 -1, ये तो ठीक है। बीच में माइनस आता है फिर 1 हो गया, तो इसको और इसको छोड़ोगे तो 2 3 1 -1, ये भी सही है। फिर 2, तो फिर 2 1 1 -2, फिर आ गया 2 1 1 -2, सही है। लेकिन भाई कहीं ना इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यहाँ या तो कोई प्लस माइनस आएगा, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ आना चाहिए 0। अगर आपको असंगत सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपका इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए भाई। क्या आनी चाहिए, 0। और ये कब आएगा, ये प्लस का 15, यहाँ माइनस का 5 आना चाहिए था। मतलब चिन्ह में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब चिन्ह में हो सकता है क्वेश्चन में इनमें चिन्ह कहीं ना कहीं गलत दे रखा हो। देखो 2 3, ये आ गया 2 3 1, यहाँ पे +1 आए। अगर यहाँ हम प्लस कर लें, इसको क्या कर लें, प्लस, तो देखो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है भाई। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्या मिस्टेक है अभी हम बता भी नहीं सकते भाई, क्योंकि टाइम लग जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बस कंडीशन ये है कि डेल्टा की वैल्यू 0, यहाँ डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है प्लस माइनस में। मैं इसी का दूसरा पार्ट करा देता हूँ, इसी का मैं दूसरा पार्ट करा देता हूँ। निकाय असंगत है, यह सिद्ध करवा रहा है और असंगत सिद्ध करवा रहा है। तो याद रखना, असंगत के लिए तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। हेमंत यादव सर 3x - y + 2z आएगा। देखो हो सकता है 3x - y और +2z हो, लेकिन जो मेरे पास बुक है इसके अंदर ऐसा नहीं दे रखा है। आप करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका दूसरा पार्ट करा रहा हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। आपको संगत असंगत मैं सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो। देखो हेमंत कह रहा है कि सर यहाँ माइनस आएगा।
अगर यहाँ माइनस आएगा तो इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर आपको असंगत सिद्ध करना है तो डेल्टा की वैल्यू 0 आना बहुत कंपलसरी है भाई। 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है, या क्वेश्चन गलत है या हम खुद गलत कर रहे हैं। हमने वैल्यू देख ली, हमने सारी वैल्यू सही रखी है, सर मिस्टेक है तो क्वेश्चन के अंदर है। चलो 8वीं के 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट में करा रहा हूं। अगर फर्स्ट में क्वेश्चन में मिस्टेक है तो दूसरा पार्ट देख लो। दूसरा पार्ट है x + 6y + 11, x + 6y और फिर +11 +11 = 0। देखो इसमें ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत लिख रखा है इसमें, ये तो सही है। 3x + 20y, 3x + 20y, 3x + 20y -6z + 3 = 0, ठीक है भाई। फिर दे रखा है 6y - 18z, 6y माइनस में 18z + 1 = 0, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मिस्टेक थी, दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ये जो निकाय दिए गए हैं आपको, जो ये समीकरण दे रखी हैं, ये निकाय असंगत होगा, ये आप सिद्ध करके बता दो। चलो सिद्ध करने के लिए कंडीशन मैंने बता दी है कि डेल्टा = 0 आना चाहिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनके अंदर से किसी एक का मान 0 नहीं होना चाहिए, किसी एक का मान 0 नहीं आना चाहिए। ये हमने पढ़ा था भाई। चलो तो सर इसमें देख लेते हैं हम। डेल्टा का मान बताओ मेरे को क्या आएगा। सर डेल्टा का मान आएगा 1, फिर y का मान 6। सर z तो इसके अंदर है ही नहीं। जब z नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि 0z होगा, यानी z का गुणांक 0 होगा, और 0 से जब z मल्टीप्लाई हो गया तो उसको हटा दिया गया भाई। तो इसका मतलब z इसके अंदर है ही नहीं, तो है ही नहीं तो उसकी जगह क्या लिख दोगे सर 0 लिख देंगे। यहाँ हो गया 3, ठीक है भाई। यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया -6 भाई, ठीक है। यहाँ सर x नहीं है, x नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। सर यहाँ 0, सर 6 और फिर हो गया -18। हमें इसका मान निकालना है, और इसका मान निकालने पर इसका मान 0 आना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर 0 नहीं आया तो या तो हम गलत कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन गलत है, 2 ही रीजन हो सकते हैं। चलो मान निकालते हैं। पहले ये आ गया 20, फिर -6 और फिर -18, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर हमने लिखा है 6, तो आगे क्या आ जाएगा, इसको और इसको हटाओगे तो 3 - 6, 3 -6 0 -18, ठीक है भाई। फिर प्लस अगला एलिमेंट है 0, और 0 के आगे कोई सारणिक बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा भाई वो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 18 दूनी 36 यानी -360, -360, बीच में माइनस, लेकिन माइनस का 36 बीच में माइनस होने के कारण +36 हो गई। बाहर एक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर -6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 54 हो गए, यानी -54 और फिर -0, ये तो 0 हो गया भाई, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो -360 + 36, फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 और ये हो गया 32, ठीक है भाई। देखो 324 और 6 जोड़ दो 330, 30 और जोड़ोगे तो 360 हो गया। देखो प्लस का 360 माइनस का 360, तो मैं कह सकता हूँ कि सर इसकी वैल्यू क्या आ गई
0 आ गई। देखो पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई सर, बिल्कुल कंप्लीट हो गई कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए था, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनमें से किसी एक का मान तो 0 आना चाहिए, या हम कह सकते हैं किसी एक का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, दो ही कंडीशन है भाई। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब डेल्टा 1 देख लेते हैं क्या आएगा। देखो इसमें दो तरीके से पढ़ सकते हो आप, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनमें से किसी एक का मान या तो 0 नहीं आना चाहिए, या फिर किसी एक का मान 0 या 0 से या 2 का मान 0 हो सकता है, लेकिन तीनों का मान 0 नहीं आना चाहिए। अगर तीनों का मान 0 आ गया तो फिर हम दूसरी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। 3 कंडीशन पढ़ी थी ना। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज इक्वल टू 0। यानी दूसरी कंडीशन में यदि सभी के मान 0 हो जाएंगे तो निकाय संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। इसलिए अगर हमें केवल असंगत सिद्ध करना है तो एक तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो कंपलसरी है। इनमें से हम ऐसा कह दें कि किसी एक का मान 0 नहीं आना चाहिए, किसी भी एक का मान। 2 का मान 0 आए कोई दिक्कत नहीं, 1 का मान 0 आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक पार्ट ऐसा होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी उसकी वैल्यू 0 ना आए। चलो अब मैं डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल देता हूं। अब डेल्टा 1 में क्या करते थे भैया, डेल्टा 1 में सर डेल्टा के अंदर जो कॉलम फर्स्ट है उसको हटाकर जो अचर होते हैं वो हम लिख देते हैं भाई। तो देखो कॉलम फर्स्ट को हटा के अचर देखो, इसको इधर लेके जाओगे तो -11, इसको इधर लेके जाओगे तो -3, +1 को इधर लेके जाओगे तो -1, क्योंकि D1, D2, D3 ये बराबर के दूसरी साइड होते हैं भाई। ठीक है, बाकी सेम रहेंगे, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। 6, 20, 6, 6 फिर 20 फिर 6। तीसरा Z है ही नहीं, 0, यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा -18। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनमें से किसी ना किसी एक का मान 0 नहीं आना चाहिए, यानी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सर क्या करें, मान निकालो भाई। -11 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो गया 20, फिर -6, फिर 6, फिर हो गया -18, फिर प्लस देखो फिर -6, क्योंकि यहाँ माइनस है, -6 हो गया। इसको और इसको हटाओगे तो क्या आने वाला है, -3, फिर -6, फिर -1 और फिर -18, यही तो है। फिर +0, इस 0 के लिए करने की आवश्यकता है नहीं भाई। चलो मान निकालो, -11 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 360 और प्लस का 60 भाई। माइनस का 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस, उसके बाद बीच में यहाँ पे -6 आ जाएगा भाई। मेरे को एक बात बताओ, -11 इसमें से 36 कम कर दो तो -324। ठीक है, फिर -6 है, चलो -6, इसके अंदर से आप 6 कम कर दो तो ये हो गया 48। मेरे को एक बात बताओ, देखो ज़्यादा वैल्यू निकालने की आवश्यकता है नहीं, मैं लिख देता हूँ इज नॉट इक्वल टू 0। सर क्यों, 324 का गुणा 11 से करोगे, बहुत बड़ी संख्या आने वाली है, वो भी प्लस की आएगी। 48 का गुणा 6 से करोगे माइनस की। देखो बड़ी संख्या प्लस की,
छोटी संख्या है माइनस की, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो प्लस का कुछ मान आएगा। अब वो 10 आए 15 आए, जैसे इसने कर भी दिया है 3 5 6 4 -2 8 8 जो भी आता है, तो इसका मतलब प्लस का मान आएगा। और प्लस का मान आएगा तो हमें तो सिर्फ ये पता करना था कि इनमें से किसी एक का मान 0 नहीं होना चाहिए, किसी एक का मान। ठीक है भाई, अब इनका हाँ ठीक है 3 2 7 6 आ जाएगा, है ना। इनमें से किसी एक का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो मैंने यही तो लिखा है, मेरे को करने की आवश्यकता भी नहीं। इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 बट डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए जो निकाय है वो हमारा असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। ये कंपलसरी है, डेल्टा की वैल्यू 0 आना। इनमें से इसकी वैल्यू 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 में से किसी एक की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। यानी 2 0 आ सकती हैं, लेकिन तीसरी जो सारणिक है उसका मान 0 नहीं आना चाहिए। तीनों में से किसी एक का मान 0 नहीं आना चाहिए। रिपीट करना सर, देखो भाई मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहले आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस पर क्या ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जो असंगत है क्या, असंगत निकाय को हमें सिद्ध करना है, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि हमारी कंडीशन है क्या। पहली कंडीशन कि जो डेल्टा है ना, उस डेल्टा का मान 0 आना चाहिए। डेल्टा सारणिक है, सारणिक का मान निकालना हमें आता है। कैसे? डेल्टा क्या करते हैं, जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं वही तो लिखते हैं। जैसे 1 हो गया, 6 हो गया, सर इसके अंदर जेड है ही नहीं, और जेड नहीं है तो उसका गुणांक क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। जैसे जेड बिल्कुल नहीं है तो जेड का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। ये हो गया भाई। फिर 3 20 -6, सर इसके अंदर x नहीं है तो x का गुणांक हमने 0 लिखा था। 0 6 -18। जब हमने उस सारणिक का मान निकाला था तो बताओ डेल्टा का मान 0 आया था। इसका मतलब पहली कंडीशन सही हो गई। इसका मान 0 आया तो पहली कंडीशन सही हो गई। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे भाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 है, यानी 3 सारणिक और आती है कि नहीं आती है? क्रेमर नियम में पढ़ा था ना, 3 सारणिक और आती हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। आपको इनमें से इनका मान निकालना है, और इनमें से जब आप मान निकालोगे तो 3 में से एक सारणिक ऐसी होनी चाहिए जिसका मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यानी उसका मान प्लस का आ सकता है, उसका मान माइनस आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये याद हो गया। ये कंपलसरी, ये 2 कंडीशन है भाई। ठीक है, कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, लेकिन इन 3 में से किसी एक सारणिक ऐसी होनी चाहिए जिसका मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। 3 में से 2 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो असंगत समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ऐसा कभी क्वेश्चन आया भी नहीं कि असंगत के लिए सिद्ध करके दिखाओ। सवाल 2 ही बनेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो तो देखो छोटे सवाल थे, कोई भी आ सकता है, लेकिन या तो क्रेमर नियम से और या फिर मैट्रिक्स मेथड से मान निकलवाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आठवां हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखो, क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। यानी जो 9वां क्वेश्चन है, भौमल कुमार, कमल कुमार, भौमल यादव, दीपक हुड्डा। देखो भाई, चलो मैं 9वां क्वेश्चन कल हमने करा दिया था, ये समझो। क्रेमर नियम कल हमने पढ़ा था, आज हम मैट्रिक्स मेथड। देखो 10वां क्वेश्चन देखो, आप 9वां कर लोगे आसानी से। क्रेमर नियम आपने पढ़ा है ना, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, सारणी का मान निकाल के x इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y इज इक्वल टू क्या होता है?
डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, चलो तो 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 10वें का मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं, समझना। 10वें का मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं 2 अपॉन एक्स, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 10 अपॉन जेड इज इक्वल टू 4। 10वें का दूसरा पार्ट है भैया। फिर है 4 अपॉन एक्स, 4 अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन वाई, माइनस 6 अपॉन वाई, और फिर प्लस है 5 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 6 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन वाई, और माइनस में 20 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। अब मेरी बात समझना, सारणिक की सहायता से, देखो क्वेश्चन क्या लिख रखा है, सारणिक की सहायता से निम्नलिखित निकाय को हल कीजिए। अब सारणिक की सहायता बोल दे या फिर वो क्रेमर नियम बोल दे, बात तो एक ही है ना भाई। क्रेमर नियम के अंदर ही तो हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। तो अगर देखो इसने डायरेक्ट क्रेमर नियम ना लिखकर इसने क्या लिख दिया, सारणिक की सहायता से निम्नलिखित निकाय को हल कीजिए। तो सारणिक की सहायता, इसका मतलब ये क्रेमर नियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम से मान निकालें। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि सर x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। ये सर हमने पढ़ा था, बिल्कुल आपने यही पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, इसके लिए पढ़ा था कि ax1 प्लस by1 प्लस a1 b1 c1 z इज इक्वल टू d1। इसी तरह फिर था a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे को बताना। ये x, इस x के बराबर ही हम डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा लिखते थे, बताओ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहां से इस y के बराबर ही हम डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा लिखते हैं, और इस z के बराबर ही हम z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ x y z था, तो इसलिए हम x बराबर y बराबर z बराबर, अगर इसके अलावा m n o दे दे या कुछ भी दे, मान लीजिए इसकी जगह m दे दे, इसकी जगह n दे दे और z की जगह o दे दे, तो फिर क्या करोगे, m बराबर हो जाएगा सर ये, n बराबर ये हो जाएगा, o बराबर ये हो जाएगा। अरे ऐसा ही तो होगा मेरे भाई, ऐसा ही होगा भाई। तो अब मेरी बात को समझना, दो तरीके से सिद्ध कर सकते हो। यहां 1 अपॉन एक्स है, देखो उसमें तो x ऊपर था तब हम x बराबर लिखते हैं। यहाँ x की जगह 1 अपॉन एक्स है कि नहीं है, बताओ x की जगह 1 अपॉन एक्स है ना, तो मैं कहूँगा कि सर अब हमारे इसके अंदर 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन वाई बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन जेड बराबर हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। एक तो ये तरीका है कि आप सिर्फ इसको थोड़ा सा बदल लो, जो x बराबर लिखते थे अब वहाँ 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन जेड बराबर लिख दो। क्यों, क्योंकि देखो 1 एक्स अपॉन में है, वाई भी अपॉन में है, जेड भी अपॉन में है। दूसरा तरीका, या मैं ऐसा करूंगा कि 1 अपॉन एक्स को एक्स डैश मानूंगा, फिर 1 अपॉन वाई को वाई डैश मानूंगा, 1 अपॉन जेड को जेड डैश मानूंगा, फिर यहाँ एक्स डैश बराबर लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये नहीं कहता मानो, आप तो सिर्फ इतना देखो कि यहाँ अपॉन में x है तो यहाँ पे भी अपॉन में x, अपॉन में y, अपॉन में z। अगर आपके पास ऐसा समीकरण आता है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, फिर y प्लस
z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तब आपके पास कोई ऐसा समीकरण आए, तब आपको क्या करना है, आपको लिखना है x बराबर डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, ऊपर y है तो y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, z है तो z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x बराबर, 1 अपॉन y है तो 1 अपॉन y बराबर, 1 अपॉन z है तो 1 अपॉन z बराबर। मेरे को ये बता दो कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि 1 अपॉन x बराबर क्यों लिखा मैंने। उसमें x y z ऊपर था तो x y z बराबर लिख रहा था, यहाँ 1 अपॉन में आ गया तो 1 अपॉन x बराबर लिख दिया। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट कमेंट करोगे। कि यहां मैंने 1 अपॉन x बराबर क्यों लिखा है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई तो फटाफट कमेंट करो, नहीं आई तो मैं फिर दोबारा से समझाऊंगा। दीपक, हाँ सर। इसके अलावा बाकी किसी को समझ में नहीं आया? आ गई, चलो ठीक है। तो भाई तो याद रखना कि यहाँ अपॉन में था तो अपॉन के बराबर लिख दो बस। फिर से वही तरीका, डेल्टा निकालो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। चलो डेल्टा निकालते हैं भाई। एक सारणिक बनाओगे, सारणिक के अंदर x y z का गुणांक लेते थे, अब 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z का गुणांक लो। गुणांक यानी कांस्टेंट उठा लो आप, तो 2, 3, फिर 10, 4, माइनस का ध्यान रखना, -6, फिर 5, 6, फिर 9, फिर -20। हमें इसका मान निकालना है भाई। निकालो मान, पहले 2, फिर एक सारणिक, -6, फिर 5, 9, फिर -20, फिर -3, फिर से एक सारणिक, 4, 5, 6, 4, 5, 6, -20, फिर प्लस, इसके लिए 4 - 6, 6, 9, यानी प्लस में 10, क्या आ गया था, 4, -6, फिर 6, फिर 9, हो गया। यानी हमें इसका मान निकालना है भाई। अब इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1200। आप इसका मान निकाल लेना भाई। यहां आ जाएंगे 120 और ये 45, उनको जोड़ के 2 से गुणा करोगे 350 करीब आएगा। इनको करोगे 36 और 36, 72 का गुणा 10 से 720 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 80 और 30, 110 का गुणा 3, 330 यहाँ जाएगा। जोड़ोगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर डेल्टा 1 की वैल्यू निकालते हैं। अरे सारणिक का मान तो सबको आता है ना, दिखाई दे रहा है। चलो ये तो आ जाएगी। डेल्टा 1 की वैल्यू में सिर्फ डेल्टा का फर्स्ट कॉलम बदलना है। इस फर्स्ट कॉलम को हटा दो और सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे। यानी सेकंड यही रहेगा 3, -6, फिर 9, 10, 5, -20। फर्स्ट कॉलम चेंज होगा और फर्स्ट कॉलम की जगह आ जाएगा 4, 1, 2, यानी 4, फिर 1, फिर 2। अब इसका मान निकालो। देखो 4, फिर आ गया -6, फिर 5, फिर 9, फिर -20, फिर माइनस का 3, तो अंदर क्या आ जाएगा 1, 5, 2, -1, 5, 2, -20।
फिर प्लस 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो फिर क्या आने वाला है, इसको 1 माइनस 6 2 9, 1 माइनस 6 फिर 2 और फिर 9। अब इसका मान निकालो, देखो ये हो गया 6 दूनी 12, 120 और 45 और 4 से गुणा कर दोगे तो इसका मान आ गया हमारे पास 300 हो गया, ये है ना। तो हमारे पास 300 और इसकी वैल्यू आ गई 20 10 30 90, इसकी वैल्यू आ गई भाई। तो 9 और 6 दूनी 12, 12 9 21 210 उसकी वैल्यू आ गई और इन सबको जोड़ने पर आ जाएगा 600। ठीक है, 210 उसकी वैल्यू आ गई, 90 इसकी वैल्यू आ गई, तो 300 300 इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखो, अब कहाँ पे करूँ, अब मैं यहाँ कर देता हूँ भाई डेल्टा 2। टाइम क्या हो गया, टाइम हमारे पास है अभी डेल्टा 2। कमल कुमार 91 कैसे आ गया। आप कर लेना भाई अपने तरीके से, ठीक है। अच्छा, डेल्टा 2 में क्या करना है, 2 4 6 ये सेम रहेगा। उसके बाद थर्ड कॉलम सेम रहेगा 10 5 माइनस 20, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 1 2, 4 1 और 2। अब इसका मान क्या आएगा, इसका मान आपको निकालना है भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका मान आएगा 400, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी, मान लीजिए 400 आ गई। फिर डेल्टा 3, अब डेल्टा 3 में क्या करने वाले हैं सर, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम चेंज हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगे, यानी 2 4 6 2 4 6 3 माइनस 6 9 और ये थर्ड कॉलम की जगह आ जाएगा 4 1 2 और जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आने वाली है, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, डेल्टा 3 यानी 240, ठीक है। आप निकाल लेना भाई, आपको अब डेल्टा का मान तो सबको निकालना आता है सर, 91 और फिर 91, ये क्या है 91, आप देख लेना एक बार क्या है भैया। ठीक है भाई, तो अब मैं मान निकाल देता हूं। अब मेरी बात सुनो, तो यहां चलते हैं, देखो 1/x है सर, 1/x इज इक्वल टू डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई 600, डेल्टा 1 की वैल्यू है 600 अपॉन में डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा की वैल्यू है 1200। ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी हमारे पास आया 1/x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इनको आपस में बदल दो, व्युत्क्रम कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी x का मान आ गया 2। उसके बाद दूसरा उठाओ 1/y, लो भाई 1/y इज इक्वल टू डेल्टा 2 और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है 400 है भाई, तो 400 अपॉन में डेल्टा की वैल्यू कितनी है 1200 है, लो भाई ये हो गया 1200, ये कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 4 तिया 12, यानी हमारे पास आ गया 1/y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। वज्र गुणा कर दो या व्यतिक्रम कर दो, तो हम कह सकते हैं कि सर y इज इक्वल टू 3 आ गया। तीसरा देखो नीचे आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा तो मैं इधर कर देता हूं, देखो
इधर आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू डेल्टा 3 यानी 240 अपॉन में डेल्टा, डेल्टा का मान था 1200 भाई, ये कट गया 0, ठीक है। फिर हमने 2 से काट दिया, 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 0, 4 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, 6 चौका 24। फिर कट रहा है ये 3 से, 6 से कट जाएगा, 6 से कट गया, ये आ गया 5। तो 1/z इज इक्वल टू 1/5। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो जो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5। यानी कुछ नया नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा अंतर था कि कंफ्यूज बच्चे यहाँ होते कि 1/x, 1/y, 1/z आ गया, अपॉन में x, y, z आ गया, है ना। तो 1/x हो गया, 1/y लिख दिया, 1/z लिख दिया। वेरी गुड कमल कुमार, वेरी गुड। देखो सारे आंसर आ गए हमारे। बस आपको ये याद रखना है कि 1/x आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, x बराबर की जगह 1/x बराबर लिख देंगे। आपके पास 1/y आ गया तो कंफ्यूज नहीं, यहाँ y की जगह 1/y लिख देंगे, और 1/z आ गया तो 1/z के बराबर लिख देंगे। बाकी कुछ नहीं, वही तरीका डेल्टा का मान निकालना, डेल्टा 1 का मान निकालना, डेल्टा 2 का मान निकालना, डेल्टा 3 का मान निकालना। यहाँ वैल्यू रखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड भाई। क्रेमर नियम हमारा खत्म हो गया है, ये क्रेमर नियम है, और कल हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक रहेगा क्योंकि मैट्रिक्स मेथड हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। क्रेमर नियम हम पहले पढ़ चुके थे, कल हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे और फिर हमारी 5.2 है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।